मैं बहुत हसीन थी, इसलिए रात को तैयार होकर सड़क पर खड़ी हो जाती। यूं ही कोई गलत नीयत से मेरे पास आता तो मेरे भाई इसे लूट लेते। एक दिन मुझे सड़क पर देखकर एक औरत ने गाड़ी रोकी। यूं ही भाई इसे लूटने लगे तो इसने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हें हर रोज़ 5 लाख दूंगी अगर ये लड़की मुझे दे दो। ये कहते हुए इसने पैसों से भरा बैग मेरे भाई को दे दिया। भाई ने लालच में मुझे इस औरत के साथ बेच दिया। मैं खौफज़दा थी, मेरी जान निकलने लगी जब वो मुझे सर दिखाने ले गई और वहाँ मैंने वो देखा जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं तैयारियों में मगन थी। मैंने अपना सबसे प्यारा जोड़ा निकाल कर पहना और हल्का-फुल्का मेकअप किया। मेरी तैयारी मुकम्मल हुई तो मैंने आईना में नज़र डाली। खुद को इतना प्यारा देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैं बेइंतहा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मैंने बिस्तर पर पड़ा दुपट्टा उठाकर फैलाया और घड़ी पर एक नज़र डाली। रात का 1 बज चुका था। मेरे काम का वक़्त शुरू हो गया। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आई और सेन में बैठे अपने दोनों भाइयों पर एक नज़र डालकर घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मेरा रुख बड़ी सड़क की तरफ था। इर्द गिर्द का इलाका काफ़ी सुनसान था, जबकि सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजर रही थीं। मैं सड़क से ज़रा दूर कच्चे रास्ते पर खड़ी हो जाती ताकि मुझ पर किसी की नज़र ना पड़े। बिलाखिर मैंने एक सुनसान जगह को चुन लिया और वहाँ खड़ी हो गई। अब मेरी नज़र सामने से आती गाड़ी पर थी। कुछ ही देर में मुझे एक नौजवान मोटरसाइकिल पर अकेला आता दिखाई दिया। मैं फ़ौरन कुछ आके आगे को होकर खड़ी हो गई ताकि इसकी नज़र मुझ पर पड़ सके। वो कुछ करीब आया तो मैंने अपनी अदा से इशारा करके इसे रोका। वो फ़ौरन से अपनी बाइक लेकर मेरी तरफ आ गया। इसने मेरे इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और किसी को ना पाकर मुतमिन हो गया। अब इसने ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा जायज़ा लिया। कितना लेगी एक रात का? वो बोला। मैंने अपनी गाल पर हाथ रखा। ये मेरे भाइयों को मेरा इशारा था जो कुछ ही दूरी पर एक दरख्त के पीछे छुपे खड़े थे। मैंने इस आदमी को अपनी अदाओं और बातों में ऐसा उलझाया कि इसे मालूम ही ना हुआ कि कब मेरे भाई दरख्त से निकलकर इसके सर पर पहुंच गए और इसकी कनपट्टी पर पस्तौल रख दिया। मेरा नाम अंबर है। मेरे ख़ानदान में मेरे अलावा मेरे 4 भाई थे। माँ बाप का इंतकाल कब हुआ मुझे कुछ भी मालूम ना था। मेरे 2 भाई मेरे साथ बहुत अच्छे और प्यारो मोहब्बत करने वाले थे, जबकि बाकी के 2 भाई उखड़े मिजाज, सख्त और गुस्से वाले थे। वो मुझसे ज़्यादा बातचीत करना पसंद ना करते, बल्कि इनका आपस में इन 2 भाइयों से भी झगड़ा रहता, जो मुझसे हमदर्दी और मोहब्बत से बात करते थे। मैं अपने भाइयों के रवैये पर हैरान थी और मुझे 2 भाइयों के उखड़े रहने की वजह भी समझ में ना आती थी। हम सब बहन भाई ऊपर नीचे के थे। हमारी उम्र में ज़्यादा फ़र्क ना था। मुझसे बड़े 2 भाई मेरे साथ ही घर पर रहते थे। वो कोई काम धंधा नहीं करते थे, बल्कि लूट मार किया करते थे। मैं इस मकसद में इनका पूरा पूरा साथ दे दिया करती। मैं तैयार होकर बाहर सड़क पर निकल जाती। लोग मेरी तरफ मतवज्जा होते। जो भी मेरे तरफ चला आता तो मेरे भाइयों की पकड़ में आ जाता। मेरे भाई पिस्तौल इसकी कनपट्टी पर रखकर इसका सारा माल लूट लेते। अगर कभी अच्छी रकम हाथ लग जाती तो हमारी रोज़ रोज़ पार्टी चला करती। मैं अपने भाइयों से जो जो फरमाइश करती वो पूरी करते जाते। मैं खाना पीना तो हम अक्सर बाहर से मंगवाते थे। ज़िंदगी में याशी ही याशी थी। मुझे भी अब इस काम की आदत पड़ गई थी। मुझे तो मालूम भी ना था कि ये काम मैं कितने अरसे से कर रही थी। शायद जब से होश संभाला था तब से इसी धंधे में मुलव्वस थी और इस धंधे में डालने वाले मेरे अपने भाई थे। अब तो मैं इतनी बहादुर हो गई थी कि मुझे डर भी ना लगा करता और आधी रात को सुनसान सड़कों पर फिरा करती। मुझे इस काम में मज़ा आने लगा था और मुफ्त के पैसे भी आ जाया करते, जिससे मैं सारा दिन याशी करती। कुछ ऐसे लोग भी मिलते जिनकी गाड़ी तो बड़ी होती मगर इनके पास से कुछ ना निकलता, जबकि कभी कभार मोटरसाइकिल या पैदल चलने वालों के पास से अच्छी खासी रकम लग जाया करती। हम हर बार अपना ठिकाना बदल लिया करते थे ताकि पकड़े जाने का खदशा कम से कम हो। हम कई सालों से ये काम कर रहे थे मगर आज तक पकड़े ना गए थे। मैं तो मेकअप से ही अपना चेहरा काफ़ी हद तक बदल लिया करती थी, जबकि मेरे भाई अपने चेहरे पर मास्क
या रुमाल का इस्तेमाल करते थे जिससे इनका चेहरा छुप जाता। इस तरह हमें कोई भी पहचान ना सकता। हमें ये काम करते हुए न जाने कितने साल गुजर गए। मुझसे छोटे दो भाई कबीर और सुल्तान, वो दोनों किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे थे और हॉस्टल में रहा करते थे। वैसे तो वो दोनों हमारे इस काम के सख्त खिलाफ थे, मगर इनके पढ़ाई का खर्चा भी हम तीनों बहन भाई मिलकर ही उठा रहे थे। कबीर और सुल्तान की ना तो मेरे दो बड़े भाइयों से बनती और ना ही मुझसे बनती। वो आते जाते मुझे आंखें दिखाते और गुस्से से मुझे देखकर मुंह ही मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ाते। मैं समझने से कासर थी इन्हें मुझसे किस बात की दुश्मनी है, जबकि ये काम मेरे बड़े दोनों भाइयों ने शुरू किया था और उन्होंने मुझे इस काम में मुलव्वस किया था। खैर मुझे भी इनकी ज़्यादा परवाह ना थी, क्योंकि वो हमारे साथ हमारे घर में ना रहा करते, बल्कि वो दोनों हॉस्टल में रहते थे और कभी कभार ही घर का रुख करते। पहले पहल तो इन्हें हमारे इस काम के बारे में मालूम ना था, मगर फिर न जाने इन्हें आहिस्ता आहिस्ता कैसे पता चल गया। वो घर में बहुत ही कम आते थे। उन्होंने पिछली दफ़ा भी 6 महीने पहले चक्कर लगाया था, जबकि इस बार तो वो दोबारा मुड़कर ना आए। मुझे भी इनके वजूद की गैर मौजूदगी से कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा था, क्योंकि जब भी वो घर में होते तो घर में लड़ाई झगड़े और फसाद बर्पा होता। वो हमारे हर काम में नुक्स निकालते। मेरे भाइयों को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करते, मगर मेरे भाई के दिलों पर तो ऐसी मोहर लग चुकी थी कि इनके कानों पर छोटे भाइयों की नसीहत का कोई असर ना होता और वो लोगों को लूटने के नई से नए तरीके सोचने लगते। मैं अपने भाइयों के लिए सिर्फ एक मोहरा थी। वो अपनी चाल फैलाने के लिए मुझे कांटे पर लगी मछली के तौर पर इस्तेमाल करते थे और मैं भी खुशी खुशी इस्तेमाल हो जाया करती। आखिर अपने भाइयों के काम में साथ देना मेरा फ़र्ज़ बनता था। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। मैंने नजमा के घर में दाखिल होते हुए ऊंची आवाज़ में बोली। नजमा किचन में किसी काम में मसरूफ़ थी। मुझे देखते ही मेरी तरफ चली आई। क्या लेकर आई है? मैंने अपनी बंद मुट्ठी में खोली तो इसमें चमकता हुआ प्यारा सा ब्रेसलेट देखकर वो बेइंतहा खुश हो गई। इसे अपने हाथों में ये चीज़ें पहनने का बहुत शौक़ था। मैं बाज़ार से अपने लिए ब्रेसलेट लेने गई तो मैंने वैसा ही नजमा के लिए भी ख़रीद लिया। यह हमारी दोस्ती की निशानी है। तो वो बेतहाशा खुश हो गई। मैं चूँकि पूरे दिन फारग ही होती थी, लिहाजा मैं नजमा की तरफ चली जाया करती। नजमा मेरी वहाँ दोस्त थी जो हमारे मोहल्ले से कुछ फासले पर रहती थी। इसकी और मेरी दोस्ती अचानक हो गई थी। एक दिन मैं गजली से गुजर रही थी तो मुझे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर गई। नजमा ने आगे बढ़कर मुझे उठाया। वो मुझे छोड़ने घर तक आई। इस दिन हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। वो भी देखने में बहुत प्यारी थी। मुझे इसके घर जाकर वो सुकून मिलता। इसकी माँ मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह चाहती। शायद मेरी ज़िंदगी में माँ की कमी थी, इसलिए मुझे इसके घर जाना अच्छा लगता था। हालांकि मेरे भाई मुझे बाहर जाने से मना करते, वो कहीं भी ना जाने देते, मगर मैं फिर भी किसी न किसी तरह निकल जाती और वो खुद कौन सा सारा दिन घर में टिके रहते थे। इनकी गैर मौजूदगी में मैं भी घर से बाहर निकल जाया करती और मुझे कहाँ जाना था। यहाँ तो मैं बाज़ार जाकर चीज़ों की ख़रीदारी करती या फिर मैं नजमा के घर चली आती। मेरे भाइयों के इस बारे में कुछ भी मालूम ना था कि मैं नजमा के घर जाती हूँ। नजमा अक्सर मेरे घर आ जाया करती। मेरे भाई इसे मशकूर नज़रों से ज़रूर देखा करते, मगर मुझसे कुछ ना कहते। आखिर मुझे भी तफरीह का पूरा पूरा हक था। ऐसे में एक नजमा की तरफ ही तो जाती हूँ तो सारा दिन अकेली घर में रहकर बोर हो जाती। मुझे अपने भाइयों के रवैये पर हैरानगी होती थी कि वो रात तो मुझे सड़कों में फिरने और बाहर निकलने की इजाज़त देते, लेकिन दिन में वो चाहते कि मैं घर में ही ठहरी रहूं। वो वैसे भी कुछ अजीबो-गरीब थे, बल्कि हम सब भी कुछ अलग किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लिहाजा मैंने भी किसी भी काम पर हैरान होना छोड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी शुरू से ही एक अनोखे तर्ज पर गुजरी थी। हालात जिस तरह मुझे ले गए थे, मैंने आज तक अपने भाइयों की सभी बातें मानी। आखिर इनके सिवा मेरा था ही कौन? नजमा के घर जाने की वजह सिर्फ इसकी माँ नहीं, बल्कि इसका भाई अली भी था। अली देखने में काफ़ी पुरकशिश था। वो शौख मजाज रखता। वो मुझे देखकर ही मेरे आगे पीछे घूमता
और नजमा के साथ हंसी मजाक करके इसे तंग करता। नजमा अपनी माँ को इसकी शिकायत लगा देती तो इसे डांट पड़ जाती। मैं बहन भाइयों के दरमियान इस नोक-झोंक के इस तमाम सूरत हाल से बहुत महसूस होती थी, क्योंकि हमारे अपने घर में ऐसा माहौल नहीं था। अब जो माँ बाप की कमी थी वो तो थी ही, जबकि मेरे भाई भी आपस में लड़ते रहते। जो दो भाई मेरे साथ काम किया करते थे, इनकी भी आपस में नहीं इतनी बनती थी कि एक दूसरे के साथ मज़ाहिया छेड़छाड़ करें। यहाँ तो वो एक दूसरे से बात ही ना करते और चुपचाप अपने कामों में लगे रहते, या फिर अगर बात होती तो पैसे की तकसीम पर लड़ाई और बहस हुआ करती। मुझे तो इस काम के सिर्फ 25% हिस्सा देते थे, जबकि बाकी का हिस्सा आपस में आधा आधा तकसीम कर देते। मैं इस पर खुश थी। आखिर मेरा खर्चा ही क्या था, खाना पीना तो भाई ले आते थे, मुझे सिर्फ अपने ऊपर पैसे लगाने होते। और कभी बड़ी लॉटरी लग जाती तो पैसे भी ज़्यादा आ जाया करते। लिहाजा मैं इसी में खुश हुई थी कि नजमा के घर का माहौल मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करता और मैं भाइयों से चोरी छुपे इसके घर चली जाती। अली के नज़रों ने मुझे वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि वो मुझे पसंद करता है, मगर मैंने अपने भाइयों की वजह से अभी तक इसे कोई उम्मीद ना दिलाई थी। अगर मेरे भाइयों को पता चल जाता तो वो न जाने अली के साथ साथ मेरे साथ भी क्या सलूक करते। कभी कभार आम लड़कियों की तरह मेरे दिल में भी ख्वाब जागते कि मैं भी रुखसत होकर अपने प्यारे अली की ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं, मगर मेरे भाइयों ने तो शायद मेरी शादी ना करने का मंसूबा सोच रखा था। ना कभी उन्होंने मेरी शादी के मुताल्लिक कोई बात की और ना ही कभी मुस्तकबिल की ऐसी कोई मनसूबा बंदी की गई थी। मैं हस्बे मामूल रात के अंधेरे में अपने काम के लिए निकल खड़ी हुई थी। मेरे भाई मुझसे कुछ फासले पर मेरे पीछे आ रहे थे। आज भी मैं हमेशा की तरह काफ़ी तैयार होकर घर से निकली थी और अपने मखसूस जगह पर जा खड़ी हुई थी। ये इलाका हमारे लिए नया था, हम इस इलाके में पहले कभी ना आए थे। आज मैं अपने घर से काफ़ी दूर आना पड़ा था, क्योंकि आसपास के सभी इलाकों में हमने अपनी वारदात कर डाली थी, जबकि अब हमें नए इलाके को मुंतखब करना था। मैंने अपने भाई को ये कहते सुना था कि कुछ अरसे में घर छोड़कर किसी और इलाके में घर ले लेंगे, ताकि हमें रोज़ बरोज़ इतनी दूर आना जाना ना पड़े और आसपास के इलाके में अपनी वारदातें जारी रखें। जबकि वो इलाका मैं ना छोड़ना चाहती थी, मगर मैं अपने भाइयों के आगे बिल्कुल बेबस थी। इनके सामने ये कहने का हक नहीं रखती थी कि मुझे इसी जगह पर रहना है। वैसे भी इस जगह पर अब पकड़े जाने का खदशा ज़्यादा था, क्योंकि हमें वहाँ काम करते कई साल गुजर चुके थे। मैं अपनी मखसूस जगह पर जाकर खड़ी हो गई और किसी के आने का इंतज़ार करने लगी। यहाँ मामूल से ज़्यादा रश नहीं था, इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही सड़क से गुजरती दिखाई दे रही थीं। ऐसे में मुझे दूर से गाड़ी आती दिखाई दी तो मैं आगे बढ़कर खड़ी हो गई। गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी तो मगर ये देख कर मैं चूक गई कि इसमें एक औरत थी, वरना ज़्यादातर मर्द ही गाड़ी रोका करते थे। किसी औरत ने आज तक कभी गाड़ी ना रोकी, मगर आज इस गाड़ी में एक औरत को देखकर मैं हैरान होना तो बनता ही था। मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि अपने भाइयों को आने का इशारा दूं या ना दूं। वो औरत हैरानी से ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा बगौर जायज़ा ले रही थी। बिलाखिर मैंने अपने कानों पर हाथ रखकर अपने भाइयों को इशारा दिया तो वो फ़ौरन आ गए और इस औरत की कनपट्टी पर पस्तो रखा। इसके पास जो कुछ भी था खाली कर देने का इशारा किया। औरत के चेहरे पर अभी भी कोई परेशानी और फिक्र ना थी, बल्कि वो हराम नज़रों से मुझे ही देख रही थी। अगर तुम इससे ज़्यादा भी कमाना चाहते हो तो जो तुम आज लूट कर लेकर जाओगे, तो मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऑफ़र है। इसने भाई को कहा तो भाई ने हैरानी से इस औरत की जानब देखा। मैं तुम्हें हर रोज़ 5 लाख रुपए दूंगी अगर तुम ये लड़की मेरे हवाले कर दो तो। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने फ़ौरन अपने भाई की जानब देखा था ताकि इसे पेशकश कबूल ना करने का इशारा करूं, मगर मेरा भाई मेरी जानब मतवज्जा ही कब था। वो तो मेरे दूसरे भाई की जानब मतवज्जा था। इससे पहले कि मेरे भाइयों को सोचने समझने का मौका मिलता, इस औरत ने फ़ौरन ही पैसों से भरा बैग निकाल कर मेरे भाई के हवाले कर दिया तो वो खुश हो गया। इसमें यकीनन काफ़ी बड़ी रकम थी और रात के इस पहर इस औरत के पास इतनी बड़ी रकम का होना कतरे अजीब था। भाई ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने हैरानी से पूछा था। इसमें कोई हर्ज नहीं, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। भाई ने इसे इसी जगह रोज़ाना 5 लाख की रकम
लाने का कहा तो इसने वादा किया और गाड़ी चला दी। मैं अपने भाइयों की बेगारती पर हैरान थी। वो मुझे इतनी आसानी से किसी भी औरत के हवाले कैसे कर सकते थे जिसके बारे में कुछ भी ना जानते थे। वो औरत तमाम रास्ते खामोश रही। मैं भी चुप ही थी। मैं अपने भाइयों के कठोरपन पर जल रही थी। वो औरत तमाम रास्ते खामोश रही, मगर वो गाड़ी चलाते हुए एक नज़र मुझ पर डाले। मैं भी चुपचाप इसके साथ खौफ से राजी बैठी रही। मैं आने वाले उस वक़्त का सोचकर परेशान थी कि न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था कि इसने मेरे भाइयों को इतने पैसे क्यों कर दिए और हर रोज़ रकम देने का भी वादा भी किया। परेशानी से मेरा बुरा हाल था, मगर सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिल में अपने लिए दुआएं मांग रही थी। क्या मेरा रब ही मुझे बचा सकता है? न जाने वो औरत मुझसे क्या काम करवाने वाली थी जो मेरे अवस इतने पैसे देने को तैयार हो गई थी। इतनी रकम तो हम पूरे महीने में भी ना कमा पाते थे जितने इसने मेरे भाइयों को एक दिन में दे दी। इसने गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के सामने रोक दी और मुझे लेकर अंदर दाखिल हुई। यूं ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये एक सर्द खाना था। इसने एक बड़ी बर्फ़ की बड़ी सिलक के पास रखा एक बड़ा लकड़ी का डब्बा खोला। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इस डब्बे में मेरी लाश पड़ी थी। ये कैसे मुमकिन था? मैं बोलने के काबिल ना रही। मैं सकते के आलम में हैरान थी। इस औरत की जानब देखा कि ये कौन है। मैंने पूछा, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी ही है। इसने कोई जवाब ना दिया और दोबारा से इसके चेहरे को चादर से डाम कर मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। मेरा जिस्म, मेरी जान मेरा साथ देने के काबिल ना थी। मैं इसके साथ घिसी चली आ रही थी। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चला दी। मैं इस लड़की का चेहरा ना भूल पा रही थी जो आंखें बंद किए सुकून से लेटी थी। वो यकीनन जिंदा ना थी, मगर वो कौन थी? इसका चेहरा हूबहू मेरे जैसा ही था। अब की बार वो औरत मुझे घर में ले गई। ये काफ़ी बड़ा घर था। इसके चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे जो सब के सब बंद थे। मैं हैरान होते हुए इसके साथ चली आ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? इसने मुझसे पूछा तो मैंने इससे फ़ौरन अपना नाम बता दिया। इसने मुझे सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। तुम्हारा नाम अंबर नहीं बल्कि गज़ल है, वो बोली। तो मैं हैरान रह गई, ये क्या हो रहा है? मैंने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर इसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। तुम्हें मालूम है जो लड़की सर्द खाने में मुर्दा हालत में पड़ी है वो कौन है? इसने मुझसे पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि वो कौन है, मगर इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी है क्योंकि वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। आपकी बार इसने इंकशाफ किया तो मैं हैरत से मुंह फाड़े इसको देख रही थी। क्या मतलब? मेरी मेरी तो कोई जुड़वा बहन नहीं है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैंने इसको यकीन दिलाया, मगर वो बोली ऐसा नहीं है। इसने अलमारी खोलकर कुछ तस्वीरें निकाल कर मुझे दिखाईं। ये देखो, ये तुम्हारे बचपन की तस्वीरें हैं। इसने चंद एक तस्वीरें मेरे हाथ में पकड़ाईं जिसमें दो एक जैसी बच्चियाँ एक जैसे फ़्राक पहने अपने माँ बाप के साथ खड़ी थीं। तस्वीर में देख रही थी कि तुम्हारे माँ बाप थे। इसने बताया तो मैंने हैरानी से इसे देखा। मैंने अपने माँ बाप को तस्वीरों में ही देख रखा था जो कि इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में ना आ रही थी कि अब मैंने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा तो वो बोली कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ये देखो, ये मैंने इसके एक तस्वीर की तरफ इशारा करके मुझे बताया जिसमें दो एक जैसे बच्चों से कुछ बड़ी लड़की खड़ी दिखाई दी। हम तीन बहनें थीं। हमारे अब्बा महकमा पुलिस में काम करते थे। वो एक ईमानदार ऑफिसर थे। इनका काम मुजरिमों को गिरफ्तार करवाना और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना था। वो किसी भी मुजरिम को किसी भी कीमत पर ना बख्शते। बहुत से लोग रिश्वत देने की कोशिश करते ताकि इनके जुर्म पर पर्दा पड़ा रहे, मगर अब्बा ने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली थी और अपनी ईमानदारी को हमेशा कायम रखा था। इसी बिना पर अब्बा के बहुत से दुश्मन थे जो इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, मगर अब्बा ने दुश्मन बनाना तो पसंद किया लेकिन कभी किसी से रिश्वत खाना पसंद नहीं किया। फिर दोनों में बहुत छोटी थी। फिर एक बार कुछ लोगों ने लोग हमारे घर पर हमला कर दिया और उन्होंने अब्बा को गोली मार दी। इत्तेफाक से इस वक्त
मैं और अम्मा घर पर नहीं थी। डाकू का गुस्सा अब्बा को गोली मारकर भी काम ना हुआ और वो जाते हुए तुम्हें अपने साथ उठाकर ले गए, जबकि तुम्हारी जुड़वा बहन डर के मारे बिस्तर के नीचे छुप गई थी। वो शायद दिन को दिखाई ना दी थी। अम्मा और मैं वापस लौटे तो घर का मंजर देखकर हैरान रह गए। अब्बा की मौत और तुम्हारे गुम हो जाने से अम्मा को बहुत सदमा पहुंचा। मैं इस वक्त इतनी बड़ी थी कि तमाम सूरत संभाल सकती थी, मगर वो बहुत छोटी थी। इसे अंदाज़ा ना था कि हमारे ऊपर क्या क़यामत बीत गई थी। एक दिन में ही हमारी दुनिया उजड़ गई। अब्बा का साया सर से उठ गया। वो दुश्मनों की गोली का शिकार हो गए। हमारी बहन हमसे बिछड़ गई। हमारे रिश्तेदारों ने अम्मा का बहुत साथ दिया और तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुजरिमों को सुराग तक ना मिल सका। मामू अम्मा को अपने साथ अपने शहर ले गए और हमने एक नई ज़िंदगी शुरू की। छोटी बहन के सामने हमने अब्बा की हादसाती मौत और तुम्हारी गुमशुदगी का जिक्र ना किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इसके नन्हे जहन पर कोई दबाव पड़े। अब्बा की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं भी पुलिस में जाऊं और मुजरिमों का मुकाबला करूं, ख़ास तौर पर इन लोगों से ज़रूर बदला लूं जो अब्बा की मौत के ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पुलिस की नौकरी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि मेरी छोटी बहन में भी मुझे देखकर शौक़ पैदा हुआ और वही खुफिया एजेंट बन गई जो मुजरिमों को सुराग लगाने में मेरी मदद करती और हमारी पूरी टीम मुजरिमों को गिरफ्तार करती। एक रात एक मिशन के दौरान इसने रात के अंधेरे में तुम्हें सड़क पर खड़े देखा। वो अपनी जैसी लड़की को देखकर चूक गई, मगर वो चूंकि एक मिशन पर थी, लिहाजा इसके पास इतना वक़्त ना था कि वो तुम्हारी तरफ तवज्जो देती। इसने अपना मिशन जारी रखा। एक दिन इसने बातों ही बातों में जिक्र किया कि इसने बिल्कुल अपने जैसी लड़की देखी थी, तो मैं चौंक गई। मैंने इसे बताया कि इसकी एक जुड़वा बहन थी जिसको बचपन में ही अगवा कर लिया गया था। मुझे लगा कि डाकू ने तुम्हें कहीं मार कर फेंक दिया होगा, मगर बहन की बात सुनकर मेरी उम्मीद जागी और मैं तुम्हारी तलाश में निकल खड़ी हुई। मगर मुझे तुम दोबारा उस इलाके में कभी दिखाई ही ना दी जिसके बारे में मुझे बताया गया था। मैं दिन रात तुम्हारी तलाश में रहती थी, मगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी मालूम ना हुआ। बिलाखिर एक दिन तुम्हारा सुराग लगा ही लिया। मैंने कुछ अरसे तुम्हारी जासूसी की। इससे मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया वो सुनकर मैं चौंक गई। तुम अपने भाइयों के साथ रहा करती और रात को तुम सब मिलकर वारदात करते हो। तुम्हारे वो भाई उस डाकू के बच्चे थे जिसने बाबा को मार डाला था। मैंने इसके बारे में भी पता लगवा लिया। वो काफ़ी अर्सा पहले ही पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मैं पुलिस ऑफिसर थी। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को आसानी से गिरफ्तार कर सकती थी। मैंने सोच रखा था कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करके तुम्हें तुम्हारे मुजरिमों की सज़ा दिलवाऊंगी और इसके बाद तुम्हें घर लाऊंगी, मगर कमल की अचानक मौत से मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। वो एक मिशन पर थी। इसने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया और बहुत से खतरनाक मुजरिमों को पकड़वा दिया, मगर मुजरिमों के कुछ साथी पुलिस की गिरफ्त से बच गए जिन्होंने बदला लेने की खातिर कमल को मार डाला। मैं कमल की लाश देखकर बेहद परेशान थी। मैं इसको अपने भाई गाँव ले जाकर दफनाना चाहती हूँ जहाँ अम्मा और अब्बा की कब्रें हैं, इसलिए इसकी लाश को फ़िलहाल सर्द खाने में रखा गया है। मैंने अपनी मंसूबे को बदल दिया और तुम्हें इन लड़कों के समेत गिरफ्तार करवाने की बजाय अपने साथ ले आई और आप लड़कों को गिरफ्तार करवा कर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। इनको इनके गुनाह की सज़ा दिलवाऊंगी। मैं अब्बा की तरह ईमानदारी से काम करना चाहती थी, मगर यहाँ पर मेरी मोहब्बत आ गई। मैं इस कदर टूट चुकी हूँ कि मुझे अपने आप को दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौटने के लिए तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अम्मा के बाद कमल ही मेरे जीने का सहारा थी। अब कमल मेरे पास नहीं तो कम से कम तुम तो मेरे पास रहोगी। मेरे दिल को तसल्ली रहेगी और मुझे ये लगेगा कि मेरे पास कमल मौजूद है। और वैसे भी इस चोरी चिकारी में तुम्हारा कसूर नहीं। तुमने तो वही किया जो तुम्हें कहा गया था। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पास इनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता भी ना होगा। अगर तुम हमें पहले मिल जाती तो अम्मा भी तुमसे मिल लेती। अब्बा की मौत के बाद अम्मा बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई थी। उन्होंने ज़िंदगी की तरफ से रुख फेर लिया था। मैं और कमल ने इनको ज़िंदगी की तरफ
लाने में बहुत कोशिश की, मगर वक़्त के साथ साथ बहुत सी बीमारियों ने इन्हें घेर लिया था और अभी कुछ अर्सा पहले ही इनका इंतकाल हुआ। काश तुम अम्मा की ज़िंदगी में मिल जाती तो एक बार अम्मा तुम्हें सीने से लगाकर अपनी हसरत पूरी कर लेती। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी दूसरी बेटी को भी पा सके और इनके हाथ और मुँह चूम सके। अपनी दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरे भाई मेरे सगे भाई ना थे, वो किसी मुजरिम के बच्चे थे जिन्होंने मुझे माले गनीमत की तरह इस्तेमाल किया था, यहाँ तक कि पैसों के लालच में भी बेच भी दिया था। तभी वो हमेशा मेरे साथ इतने बेहिस और खुद गर्ज हुआ करते थे। खुद सब जानते थे कि मैं इनके बाप के दुश्मन की बेटी हूँ। तभी वो छोटे भाई मुझसे नालाते रह गए। वो बाकी भाइयों से मुतालबा करते होंगे कि मुझे भी जान से मार डालें, मगर बाकी भाई मुझे इसलिए कोई नुकसान ना पहुंचा सके क्योंकि मैं शिकार पकड़ने के लिए एक अच्छा ज़रिया थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब सच जानकर मैं खुश हूँ या फिर उदास। अम्मा, अब्बा और जुड़वा बहन तो ना रही थी, बस एक बड़ी बहन मिली थी। जबकि सारी ज़िंदगी जिनके साथ गुजारी वो कभी मेरे कुछ ना लगते थे। जल्दी मेरे भाइयों को गिरफ्तार करके इनसे सब सच खुलवा लिया गया था। वो अपने किए की सज़ा पा चुके थे। न जाने इन्हें कितने सालों के लिए जेल भेज दिया गया, जबकि इनकी सारी चीज़ें जब्त कर ली गई। मैं ये जानकर बेहद शर्मिंदा थी कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बेटी थी, जबकि मेरी सारी ज़िंदगी जुर्म करते ही गुजरी थी। मैंने सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी। मैं कमल की तरह खुफिया एजेंट बनकर पुलिस वालों की मदद करने और मुजरिमों को गिरफ्तार करवाने का ओहद किया था। मैंने अपनी बड़ी बहन को अली के बारे में सब कुछ बता दिया। इसने अली के घर वालों से बात करके मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाला थी। मुझे उम्मीद थी कि अली जल्द ही मेरे सारे दुख समेट लेगा।